हेलो गाइस, वेलकम टू रोजगार सवेरा। तो शुरू करते हैं 26 अक्टूबर की करंट अफेयर की क्लास विद स्टैटिक जीके। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी विदेशी विकास परियोजना किस देश में बनाई जा रही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंगोलिया। ये मंगोलिया में बनाई जा रही है। मंगोलिया जो कि रसिया और चाइना से अपनी सीमा स्पर्श करता है। इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो भारत की सबसे बड़ी विदेशी विकास परियोजना मंगोलिया में बनाई जा रही है। यह एक कच्चे तेल की रिफाइनरी यानी तेल शोधनशाला होगी। यह परियोजना मंगोलिया की ऊर्जा स्वतंत्रता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। भारत ने यह परियोजना मंगोलिया को लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत दी है। कुछ अन्य प्रमुख भारतीय विदेशी विकास परियोजनाएं भी देखते हैं, जैसे कि मालदीव में। तो मालदीव में भारत ने प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाएं जैसे कि हनीमातू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का विस्तार में निवेश किया है। मॉरिशस, तो भारत ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना और सामाजिक आवास जैसी परियोजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है मॉरिशस में। इसके अलावा बांग्लादेश, तो भारत और बांग्लादेश ने मिलकर कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, जिसमें मैत्री सुपर थर्मल पावर परियोजना भी शामिल है। मंगोलिया की बारे में और विस्तार से जानते हैं। तो मंगोलिया एक लैंडलॉक्ड कंट्री है जो कि उत्तरी एशिया में चीन और रूस के बीच स्थित है। इसकी राजधानी उलानबाटार है और मरुस्थल पाया जाता है। मंगोलिया के दक्षिणी भाग में विशाल गोबी रेगिस्तान का हिस्सा है ये, जो एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान है। और यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ मैं, तो एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा हो जाएगा? क्योंकि जो गोबी रेगिस्तान है वो एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान है। तो एशिया का सबसे बड़ा पहला रेगिस्तान यानी प्रथम रेगिस्तान कौन सा होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से? इसके अलावा मंगोलिया को नीले आकाश की भूमि भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ साल के 2/3 से ज्यादा समय तक आकाश साफ रहता है। भारत और मंगोलिया के बीच युद्ध अभ्यास भी होते हैं, जैसे कि नोमैडिक एलिफेंट। यह भारत और मंगोलिया के बीच में एक द्विपक्षीय वार्षिक सैन्य अभ्यास है, जो 2006 से आयोजित किया जा रहा है। इसका आयोजन दोनों देशों में बारी बारी से होता है। इसके अलावा एक खान क्वेक्स्ट युद्ध अभ्यास भी होता है। एक बहुराष्ट्रीय शांति रक्षा युद्ध अभ्यास है, जिसका आयोजन मंगोलिया में किया जाता है। भारत भी इस अभ्यास में सक्रिय रूप से भाग लेता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य वैश्विक शांति रक्षा क्षमताओं को बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 53वें, ठीक है याद रखना, 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति सूर्यकांत का कार्यकाल कब से शुरू होगा? तो इनका कार्यकाल 24 नवंबर 2025 से शुरू होगा। न्यायमूर्ति सूर्यकांत को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। ये 24 नवंबर 2025 से पद ग्रहण करेंगे, जब वर्तमान सीजेआई न्यायमूर्ति वी.आर. गवई का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। इनका कार्यकाल लगभग 15 महीने का होगा, जो 9 फरवरी 2027 तक चलेगा, जब वे 65 वर्ष की आयु सीमा प्राप्त करेंगे। यह नियुक्ति सीनियरिटी के सिद्धांत पर आधारित है, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 124 के उपखंड 2 के तहत होता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में भी और विस्तार से जानते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुल जज कितने होते हैं? 34 यानी 33 प्लस 1, 34 जज होते हैं टोटल। इनका कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक या संविधान द्वारा जो निर्धारित है उसके तहत। और क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इसके लिए? तो अब भारत का नागरिक हो, 5 वर्ष उच्च न्यायालय का जज रहा हो, या 10 वर्ष हाईकोर्ट एडवोकेट रहा हो, या राष्ट्रपति द्वारा नामित किया गया हो। इनका वेतन 2,80,000 रुपए प्रतिमाह होता है। अन्य जजों का 2,50,000 रुपए प्रतिमाह होता है। और न्यायाधीशों को हटाना कठिन है काफी, हालांकि महाभियोग द्वारा संसद के आर्टिकल 124 के उपखंड 4 के तहत इन्हें हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने कौन से न्यायाधीश के विरुद्ध भारतीय संसद में पहली बार महाभियोग चलाया गया था? तो ऑप्शन डी, वी रामास्वामी के खिलाफ पहली बार महाभियोग चलाया गया था 1991 से 1993 के बीच में। यह भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इसके बारे में और देखते हैं। तो भारतीय संसद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का विस्तृत विवरण देखते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के उपखंड 4 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को केवल सिद्ध दुराचार, प्रूव्ड मिसबिहेवियर या अक्षमता, इनकैपेसिटी के आधार पर ही हटाया जा सकता है। यह प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत, कुल सदस्यों की बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से, ये फैक्ट याद रखना, काफी इंपोर्टेंट फैक्ट है, 2/3 बहुमत से पारित एक प्रस्ताव के बाद राष्ट्रपति द्वारा आदेश जारी करने पर पूरी होती है यह प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तारीख को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है? तो विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके अलावा 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है, और 24 अक्टूबर को विश्व कंगारू दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है। वो भारत पोलियो मुक्त कब हुआ था? तो भारत पोलियो मुक्त 2014 में हुआ था। 2014 में भारत पोलियो मुक्त हुआ था। इसके अलावा और फैक्ट भी देखते हैं। तो जैसे 24 सितंबर को, तो 24 सितंबर को विश्व बाधिर दिवस मनाया जाता है।
और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस भी मनाया जाता है। यह राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है, और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेईमेक्स 2025 नामक सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया जाता है? तो भारत और जापान के बीच में आयोजित किया जाता है। इसका पूरा नाम देखते हैं, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, जैसे जाइमेक्स या जेमेक्स भी बोलते हैं। इसका आयोजन कब हुआ? तो इसे 16 से 18 अक्टूबर 2025 तक आयोजित किया गया था, और ये 21 अक्टूबर को बंदरगाह चरण के लिए भारतीय नौसेना का जहाज जापान के योकोसुका बंदरगाह पर पहुंचा था। इसमें भारत की ओर से स्वदेशी रूप से निर्मित शिवालिक श्रेणी का गाइडेड मिसाइल स्टील फ्रिगेट आईएनएस सह्याद्री ने भाग लिया था। भारत और जापान के बीच में और भी सैन्य अभ्यास होते हैं, जैसे कि थल सेना का होता है धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास। ये भारत और जापान की थल सेनाओं के बीच में एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है, जो बारी बारी से दोनों देशों में आयोजित होता है। इसका छठा संस्करण हाल ही में फरवरी-मार्च 2025 में जापान में ही आयोजित किया गया था, जिसमें भारतीय सेना के मद्रास रेजिमेंट और जापान ग्राउंड एंड सेल्फ डिफेंस फोर्स ने भाग लिया था। ये जापान का मैप है, तो जापान के एक बार द्वीप भी देखते हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर, नॉर्थ टू साउथ। तो होक्काइडो, होन्शु, शिकागो, ये गया शिकागो, और ये गया क्यूशु। ये ऐसे याद रखने हैं, होक्काइडो, होन्शु, शिकागो, क्यूशु, उत्तर से दक्षिण के क्रम में। इसके अलावा भारतीय वायुसेना और जापानी वायुसेना का भी अभ्यास होता है, जिसे शिन्यू मैत्री बोलते हैं। यह भारत और जापान की वायुसेनाओं के बीच में एक द्विपक्षीय अभ्यास है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य मानवीय सहायता, आपदा राहत और परिवहन अभियानों में आपसी समझ और सहयोग को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। यह अभ्यास प्राय धर्म गार्जियन के साथ साथ ही आयोजित किया जाता है, शिन्यू मैत्री। इसके अलावा भारतीय तटरक्षक और जापान तटरक्षक के बीच में भी एक युद्ध अभ्यास होता है, जिसे संयुक्त काइजिन कहते हैं। यह भारत और जापान के तटरक्षकों के बीच एक संयुक्त अभ्यास है, जो 2006 से संचालित हो रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? तो समुद्री बचाव अभियान और समुद्री डकैती विरोध अभियान और समुद्री सुरक्षा के सहयोग बढ़ाना है। हालिया अभ्यास क्या है? जुलाई 2025 में चेन्नई में जामाटा नामक एक संयुक्त अभ्यास भी आयोजित किया गया था, जिसमें जापानी तटरक्षक जहाज इत्सुकुशिमा ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का 90वां स्टेट मेंबर कौन सा देश बना है? तो तुवालू देश है, एक छोटा सा देश है जो इसका 90वां स्टेट मेंबर बना है। यह प्रशांत महासागर में स्थित एक छोटा सा द्वीप देश है, जो अपनी कम आबादी, अद्वितीय भूगोल और जलवायु परिवर्तन के खतरे के लिए जाना जाता है। इसके अलावा अक्टूबर में आर्मेनिया और जिम्बाब्वे भी आईयूसीएन के स्टेट मेंबर के रूप में शामिल हुए थे। तुवालू देश के बारे में और विस्तार से जानते हैं, तो यह ऑस्ट्रेलिया और हवाई के बीच में स्थित पोलिनेशियाई देश है। यह 4 द्वीपों और 5 एटॉल, मूंगे की चट्टानों से बने द्वीपों को एटॉल कहते हैं, से मिलकर बना है। इसका सबसे ऊंचा स्थान समुद्र तल से मात्र 4.5 मीटर ऊपर है, जिससे यह जलवायु परिवर्तन के प्रति बेहद संवेदनशील है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जो प्रकृति के संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के लिए काम करता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे विविध पर्यावरण नेटवर्क है। आईयूसीएन की स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को फाउंटेनब्लू, फ्रांस में हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ? तो इसका मुख्यालय गिलेड, स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के यूपीआई ने कौन सी नई सुविधा लॉन्च की है? तो पे विद म्यूचुअल फंड, हाल ही में भारत की यूपीआई ने यह सुविधा लॉन्च की है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस की पे विद म्यूचुअल फंड सुविधा एक अभिनव पहल है, जो निवेशकों को अपनी लिक्विड म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स का उपयोग करके सीधे यूपीआई भुगतान करने की अनुमति देती है। यह सुविधा निवेश और रोजमर्रा के डिजिटल भुगतानों के बीच की दूरी को कम करती है, जिससे म्यूचुअल फंड को एक डिजिटल वॉलेट की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 एशिया युवा खेलों में भारत ने कबड्डी में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत ने इसमें 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। बहरीन में आयोजित, ये फैक्ट याद रखना है, कहाँ आयोजित हुई थी? तो बहरीन में आयोजित 2025 एशिया युवा खेलों में भारतीय कबड्डी टीमों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण पदक हासिल किए। भारतीय अंडर 18 लड़कों और लड़कियों दोनों की टीमों ने अपने अपने फाइनल मुकाबले में ईरान को हराकर यह गौरव हासिल किया। इसमें एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कि बहरीन की राजधानी क्या है। आज का क्वेश्चन नंबर 2 है, बहरीन की राजधानी क्या है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनीता अमृत को कौन सा साहित्यिक पुरस्कार मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इन्हें ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार मिला है। सुनीता अमृत को उनकी पुस्तक द बर्निंग अर्थ एंड एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स के लिए ब्रिटिश अकादमी बुक अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है।
प्रमुख इंटरनेशनल लाइन्स भी एक बार देखते हैं रिवीजन के लिए। तो मैकमोहन लाइन, यह भारत और चीन के बीच में स्थित है। रेड क्लिफ लाइन, यह भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। और डूरंट लाइन, जो कि हाल ही में चर्चा में रही थी काफी, यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है। हिंडनबर्ग लाइन, यह जर्मनी और पोलैंड के बीच में स्थित है। मैगिनाट लाइन, यह फ्रांस और जर्मनी के बीच में स्थित है। और ऑर्डन ईस्ट लाइन, यह पोलैंड और पूर्वी जर्मनी के बीच में स्थित थी। उसके बाद मैनरहाम लाइन, यह रूस और फिनलैंड के बीच में स्थित है। मैनरहाम लाइन और शून्य रेखा, यह त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में स्थित है। त्रिपुरा जो कि तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और त्रिपुरा की सीमा सिर्फ दो भारतीय राज्यों से स्पष्ट होती है, असम और मिजोरम से। इसके अलावा फिर 17वीं समांतर रेखा, यह उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में स्थित है, 17वीं समांतर रेखा। और 38वीं समांतर रेखा, यह उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में स्थित है। इसके अलावा लास्ट है 49वीं समांतर लाइन, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में स्थित है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।